नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अधिगम यानी सीखना। अब ये सीखना आखिर है क्या? एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से लेकर कोई नई आदत डालने तक ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? आइए इसी को जानते हैं। पर एक मिनट, सीखना असल में होता क्या है? क्या दिन भर पढ़ाई करने के बाद जो थकान होती है वो सीखना है? या जब कोई छोटा बच्चा पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखता है तो क्या हम उसे अधिगम कहेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब में ही पूरी बात छिपी है। अधिगम को अगर सही मायनों में समझना है तो हमें सबसे पहले इसके गोल्डन रूल को, यानी इसकी जो सटीक परिभाषा है, उसे जानना होगा। तो अधिगम की जो सबसे जरूरी चाबी है वो दो शब्दों में छुपी है। पहला है अनुभव और दूसरा है स्थायी परिवर्तन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सीखना सिर्फ नई जानकारी को दिमाग में भरना नहीं है, बल्कि उस जानकारी से हमारे व्यवहार में, हमारे बर्ताव में एक ऐसा बदलाव आना है जो लंबे समय तक टिके। इसे एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले की तरह देखा जा सकता है। जब हमारा कोई अनुभव हमारे व्यवहार को स्थायी रूप से बदल दे तो समझ लीजिए वही सच्चा अधिगम है। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो किसी भी परीक्षा में आपके बहुत काम आने वाला है। अच्छा, अब जब हम परिभाषा समझ गए हैं तो चलिए ये देखते हैं कि असल जिंदगी में ये अधिगम दिखता कैसा है। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे और भी ज्यादा साफ कर देती हैं। देखिए, सीखना कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें बेहतर इंसान बनने में, यानी विकास करने में मदद करती है। ये हमें समाज में ढलना सिखाती है, हमारे व्यवहार को बदलती है, हमारे अनुभवों को इकट्ठा करती है और हाँ, ये हमारे आसपास के वातावरण से भी जुड़ी होती है। ये 6 बातें मिलकर ही अधिगम की पूरी तस्वीर बनाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी विशेषताओं को याद रखना तो बड़ा मुश्किल है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। इसके लिए एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक है। व, अनु, व्य, सा, वी, नी। व से वातावरण, अनु से अनुभव, व्य से व्यवहार, सा से सामाजिक, वी से विकास और नी से निरंतर। बस इस एक शब्द को याद रख लीजिए और ये 6 की 6 विशेषताएं आपको हमेशा याद रहेंगी। एक और बहुत ज़रूरी बात जो परीक्षाओं में अक्सर कंफ्यूज करती है वो ये समझना है कि क्या चीज़ सीखना है और क्या नहीं। जैसे मान लीजिए बीमारी या थकान की वजह से व्यवहार में कोई बदलाव आया तो वो सीखना नहीं है, क्योंकि वो स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है। बिल्कुल वैसे ही पलक झपकाना जैसी जो हमारी सहज क्रियाएं हैं वो भी अधिगम नहीं है। अधिगम का स्वभाव कैसा होता है इसे समझना भी जरूरी है। यह हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब हम किसी न किसी लक्ष्य को पाने के लिए ही सीखते हैं। यह हमारे विकास का एक हिस्सा है। ये एक दिमागी प्रक्रिया है जो अनुभव से आती है और आखिर में यह हमारे व्यवहार को बदल ही देती है। चलिए अब एक और बड़े सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों को परेशान करता है। अधिगम यानी लर्निंग और परिपक्वता यानी मैच्योरेशन में आखिर फर्क क्या है? क्योंकि बदलाव तो दोनों से ही आता है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार चलता है तो क्या हम उसे अधिगम कह सकते हैं? इसका जवाब ही इन दोनों के बीच के बारीक से फर्क को एकदम साफ कर देगा। तो फर्क सीधा सा है। अधिगम का आधार है अनुभव और अभ्यास, जबकि परिपक्वता का आधार है उम्र और शारीरिक विकास। हम किसी को तैरना सिखा सकते हैं, ये अधिगम है, लेकिन हम किसी बच्चे को समय से पहले चलने के लिए सिखा नहीं सकते। बच्चे का चलना परिपक्वता का एक बेहतरीन उदाहरण है, अधिगम का नहीं। तो ये तो समझ आ गया कि अधिगम क्या है, पर यह होता कहाँ है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे 3 मुख्य क्षेत्रों या डोमेन्स में बांटा है: ज्ञान, भावना और कौशल। आइए इन्हें समझते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है 3H मॉडल, यानी हेड, हार्ट और हैंड। हेड हुआ हमारा दिमाग, जहां संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव लर्निंग होती है, जैसे तथ्य, ज्ञान और समझ। हार्ट यानी हमारा दिल, जहां भावात्मक यानी एफेक्टिव लर्निंग होती है, जैसे हमारी भावनाएं, हमारे मूल्य और हमारी पसंद नापसंद। और हैंड यानी हमारे हाथ, जहां क्रियात्मक यानी साइकोमोटर लर्निंग होती है, मतलब कोई भी शारीरिक कौशल। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। गणित का कोई सवाल हल करना आपके हेड का काम है, ये संज्ञानात्मक है। देश के लिए गर्व महसूस करना आपके हार्ट से जुड़ा है, ये भावात्मक है। और साइकिल चलाना या लिखना सीखना आपके हैंड का कौशल है, यानी ये क्रियात्मक है। ये फर्क समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है।
तो आज हमने क्या क्या सीखा? चलिए एग्जाम से ठीक पहले दोहराने के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर एक आखिरी नजर डालते हैं। तो याद रखिए, अधिगम का मतलब है अनुभव से व्यवहार में आया स्थायी बदलाव। ये एक लगातार चलने वाली, उद्देश्यपूर्ण और मानसिक प्रक्रिया है। इसके 3 क्षेत्र हैं, हेड, हार्ट और हैंड। और सबसे जरूरी बात, अधिगम और परिपक्वता एक ही चीज नहीं है। बस ये कुछ बिंदु इस पूरे विषय का सार हैं। कभी सोचा है कि स्कूल में असेसमेंट शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एग्जाम्स, मार्क्स और रिपोर्ट कार्ड की घंटी क्यों बजने लगती है? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं, क्योंकि सच तो ये है कि शैक्षिक आकलन यानी एजुकेशनल असेसमेंट इन सबसे कहीं बढ़कर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या आकलन का मतलब सिर्फ परीक्षा है? देखिए, ये एक ऐसी गलतफहमी है जो हम सबके मन में कभी ना कभी रही है। लेकिन क्या ये दोनों शब्द वाकई एक ही हैं या इनमें कोई बड़ा फर्क है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। आसान से आसान भाषा में कहें तो आकलन वो पूरी प्रक्रिया है जिससे ये पता लगाया जाता है कि एक स्टूडेंट क्या जानता है, कितना जानता है और सबसे ज़रूरी, उसे सीखने में कहाँ मदद की ज़रूरत है। मतलब इसका असली मकसद नंबर देना नहीं, बल्कि सीखने के सफ़र में एक गाइड बनना है। और अगर आकलन के बारे में सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, इसका सुनहरा नियम है, कोई भी फैसला लेने से पहले जानकारी इकट्ठा करना। इसे ऐसे समझिए कि आकलन एक जासूस का काम है, जज का नहीं। मतलब पहले सारे सबूत इकट्ठे करो, फिर किसी नतीजे पर पहुंचो। और पता है, ये जासूसी रोजाना हमारी क्लासरूम में होती है। जब टीचर क्लास में अचानक कोई सवाल पूछ लेते हैं, होमवर्क की कॉपी चेक करते हैं या बस बातचीत करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि टॉपिक समझ में आया या नहीं, ये सब आकलन ही तो है। ये कोई एक दिन का बड़ा इवेंट नहीं, बल्कि एक लगातार हर रोज चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब तक हम ये तो समझ ही गए हैं कि आकलन सिर्फ परीक्षा का कोई फैंसी नाम नहीं है। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, जो हमें बताता है कि स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे का रास्ता कैसे तय करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ये सब करते ही क्यों हैं? आकलन का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स को ग्रेड्स देने के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा आकलन सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि टीचर और पूरी टीचिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए होता है। तो आकलन का लक्ष्य क्या-क्या है? ज़रा इस पर नज़र डालिए। ये सिर्फ कमज़ोरियों को पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने को और दिलचस्प बनाने के लिए है। ये एक तरह के डायग्नोस्टिक टूल जैसा है, जो बताता है कि सुधार की गुंजाइश कहाँ है, ताकि उपचारात्मक शिक्षा दी जा सके। असल में ये एक रोड मैप है जो लगातार सीखने और फीडबैक देने में मदद करता है। मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। और हाँ, अगर इन सभी मकसदों को याद रखना है तो हमारे सोर्स मटेरियल में एक कमाल की मेमोरी ट्रिक भी दी गई है। रो, क, उ, श, नी, प। हर उद्देश्य का पहला अक्षर, रो से रोचक, क से कमजोरी, उ से उपचारात्मक और इसी तरह आगे भी। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफी काम आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर, आकलन के मुख्य प्रकार। इसे एक टीचर के टूल किट की तरह सोचिए। जैसे एक मैकेनिक के पास हर काम के लिए एक अलग औजार होता है ना, ठीक वैसे ही एक टीचर के पास भी हर स्टूडेंट की ज़रूरत को समझने के लिए अलग अलग तरह के आकलन होते हैं। इस टूल किट में 2 सबसे ज़रूरी औजार हैं। एक है फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक और दूसरा है समेटिव यानी योगात्मक। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है टाइमिंग का। फॉर्मेटिव आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप सफ़र के बीच में जीपीएस चेक कर रहे हों कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ समेटिव आकलन सफ़र के अंत में होता है। ये मंजिल पर पहुंचकर एक फाइनल फोटो खींचने जैसा है। और जाहिर है दोनों का फोकस भी अलग है। फॉर्मेटिव का मकसद है सुधार और फीडबैक। ये एक कोच की तरह है जो गेम के दौरान ही बताता है कि और बेहतर कैसे खेला जा सकता है। दूसरी तरफ समेटिव का फोकस नतीजों पर होता है। ये एक रेफरी की तरह है जो खेल खत्म होने पर फाइनल स्कोर बताता है और ग्रेड्स या मार्क्स देता है। फॉर्मेटिव आकलन के कुछ उदाहरण देखें। क्लास में अचानक होने वाली क्विज, मौखिक सवाल जवाब, रोज का होमवर्क।
और ग्रुप डिस्कशंस। ये सब वो छोटे छोटे चेक पॉइंट्स हैं जो टीचर को बताते हैं कि स्टूडेंट्स को कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि तुरंत मदद की जा सके। और समेटिव आकलन के उदाहरणों से तो हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। सालाना परीक्षाएं, बोर्ड एग्जाम्स और फाइनल टर्म पेपर्स, ये सब सीखने के एक बड़े चैप्टर के खत्म होने पर होते हैं, ये बताने के लिए कि कुल मिलाकर कितनी पढ़ाई हुई। अब इस टूल किट में एक और बहुत खास औजार है, रिमीडियल यानी उपचारात्मक आकलन। इसे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह समझिए, जिसे तब बुलाया जाता है जब किसी स्टूडेंट को सीखने में कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो रही हो। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, समस्या को जड़ से पहचानना और उसे दूर करने का इलाज बताना। आजकल आकलन को देखने का एक नया और मॉडर्न नजरिया भी सामने आया है, जिसे सीखने के 3 रूप कहा जाता है। हो सकता है ये थोड़ा नया लगे, लेकिन असल में ये उन सभी चीजों को जोड़ता है जिनकी हमने अभी बात की है। चलिए देखते हैं कैसे। और ये टेबल इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आकलन, ये और कुछ नहीं, हमारा समेटिव आकलन ही है। फिर है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन, जो हमारा फॉर्मेटिव आकलन है। और तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग यानी सीखने के रूप में आकलन, ये है सेल्फ असेसमेंट। ये सबसे शक्तिशाली है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट खुद अपने सीखने का मालिक बनता है। वो सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा, बल्कि अपनी ही प्रोग्रेस के बारे में सोच रहा है और अपने सीखने की जिम्मेदारी ले रहा है। तो चलिए, अब हम अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं और अपने सबसे पहले सवाल पर लौटते हैं, आकलन और परीक्षा में आखिर फर्क क्या है? मुझे लगता है अब तक जवाब काफी हद तक साफ हो गया होगा। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। एक परीक्षा आकलन प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है, ये पूरी प्रक्रिया नहीं है। इसे फिर से वैसे ही समझिए, परीक्षा उस टूलकिट का सिर्फ एक औजार है, जबकि आकलन वो पूरा का पूरा टूलकिट। तो जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन हो जाए। पहली बात, आकलन का मतलब है जानकारी इकट्ठा करना। दूसरी बात, फॉर्मेटिव आकलन सीखने के लिए होता है। तीसरी, समेटिव आकलन सीखने का होता है। और चौथी बात, रिमेडियल आकलन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है। सिंपल। आज हम बात करने वाले हैं पेडागॉजिकल इवैल्यूएशन यानी शैक्षणिक मूल्यांकन की। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर यकीन मानिए, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो न सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट को 100 में से 70 नंबर मिले। सुनने में तो काफी अच्छा स्कोर लगता है ना? पर एक मिनट रुककर सोचिए, क्या ये 70 नंबर हमें उस स्टूडेंट के बारे में सब कुछ बता देते हैं? इसका असली मतलब क्या है? सच तो ये है कि ये 70 का स्कोर पूरी कहानी है ही नहीं। ये तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे किसी पहेली का एक टुकड़ा। ये बस एक डेटा है, एक जानकारी। असली तस्वीर तो मूल्यांकन से सामने आती है, जो इन नंबरों के पीछे की कहानी बताती है। तो हमारे पहले सेक्शन में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, मूल्यांकन सिर्फ अंक नहीं। यहां हम ये समझेंगे कि मूल्यांकन का असली मतलब सिर्फ नंबरों के खेल से कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी क्यों है। अब ये जो परिभाषा है ना, इससे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्जाम के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन क्या है? ये एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया? निर्णय लेने की। और ये निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? आकलन से मिली जानकारी के आधार पर, किसी खास उद्देश्य के लिए। बस ये 3 शब्द याद रखिए, प्रक्रिया, उद्देश्य और निर्णय। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये गोल्डन रूल। देखिए, सबसे पहले होता है आकलन यानी जानकारी इकट्ठा करना, जैसे कि एक टेस्ट लेना। फिर आता है मूल्यांकन, जिसमें उस जानकारी को एनालाइज किया जाता है, जैसे कि आंसर शीट चेक करना। और आखिर में आता है निर्णय, जैसे कि ग्रेड देना या पास फेल तय करना। सिंपल है ना? ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मूल्यांकन क्या है, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि भाई इसकी ज़रूरत ही क्यों है? हम ये सब करते ही क्यों हैं? हमारे दूसरे सेक्शन में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, मूल्यांकन की कुछ बहुत खास बातें हैं। सबसे ज़रूरी, ये फीडबैक देता है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स को भी। ये बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं, मतलब ये हमारी प्रगति का आधार है। और हाँ, ये एक निर्णयात्मक प्रक्रिया तो है ही। इसमें सिर्फ नंबर यानी क्वांटिटेटिव चीजें नहीं, बल्कि गुण यानी क्वालिटेटिव चीजें भी देखी जाती हैं।
तो इसका असली मकसद क्या है? पहला जाहिर है स्टूडेंट की प्रोग्रेस जानना, दूसरा उन कमियों को पकड़ना जहां सुधार की जरूरत है। इससे टीचर्स को भी अपने पढ़ाने का तरीका बेहतर करने में मदद मिलती है और ये सब कुछ हमें भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग करने में मदद करता है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी एग्जाम टिप है जो बहुत काम आएगी। अगर कभी सवाल पूछा जाए कि मूल्यांकन क्यों जरूरी है, तो बस 2 शब्द याद रखिए, सुधार और निर्णय। मूल्यांकन या तो सुधार के लिए होता है या फिर कोई निर्णय लेने के लिए। पूरा कॉन्सेप्ट इन्हीं 2 शब्दों में छिपा है। चलिए अब आते हैं इस सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर, मूल्यांकन के सिद्धांत या कह लें इसके गोल्डन रूल्स। यहां से एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम है उद्देश्य पूर्णता। हर मूल्यांकन का एक साफ साफ मकसद होना चाहिए। हम क्या जानना चाहते हैं, स्टूडेंट का ज्ञान या उसकी कोई प्रैक्टिकल स्किल? बिना मकसद के किया गया मूल्यांकन बिना पते की चिट्ठी जैसा है। दूसरा नियम कहता है सही काम के लिए सही औजार, मतलब आपका उद्देश्य और उसे जांचने का तरीका मैच करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, किसी के तैरने का स्किल आप एक पेन पेपर टेस्ट से तो नहीं जांच सकते, है ना? उसके लिए तो पूल में ही उतरना पड़ेगा। तीसरा नियम है विविधता। देखिए, कोई भी एक टूल सब कुछ नहीं माप सकता। एक स्टूडेंट की पूरी पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमें अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे रिटन टेस्ट भी, ओरल सवाल भी और शायद कोई प्रोजेक्ट वर्क भी। तभी पूरी तस्वीर साफ होती है। चौथा नियम है परीक्षक की अपनी काबिलियत, मतलब जो व्यक्ति मूल्यांकन कर रहा है उसे अपने टूल का इस्तेमाल करना अच्छे से आना चाहिए। सोचिए, औजार कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर चलाने वाला ही अनाड़ी है तो नतीजे तो गलत ही आएंगे, है ना? पांचवा नियम थोड़ा गहरा है। ये कहता है कि मूल्यांकन अपने आप में मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है। इसका असली मकसद सिर्फ जजमेंट पास करना नहीं, बल्कि सुधार और विकास में मदद करना है। और हमारा छठा और आखिरी गोल्डन रूल है नैतिकता। पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना हो और स्टूडेंट की जानकारी को गोपनीय रखा जाए। आखिरकार, भरोसे के बिना कोई भी मूल्यांकन कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो हो गए नियम। अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। इसके क्या-क्या स्टेप्स होते हैं? मूल्यांकन की प्रक्रिया में ये 4 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य तय करते हैं, फिर उन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए सीखने के मौके यानी लर्निंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। इसके बाद सही मूल्यांकन टूल चुनते हैं और सबसे आखिर में और सबसे ज़रूरी, हम स्टूडेंट के व्यवहार में आए बदलाव को ऑब्जर्व करते हैं। जी हाँ, असली मूल्यांकन व्यवहार में आए बदलाव को मापना है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो लगभग सबको होती है वो है आकलन और मूल्यांकन के बीच का फर्क। ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। चलिए इस सेक्शन में इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। आकलन जानकारी इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन उस जानकारी पर लिया गया एक निर्णय है। आकलन पहले होता है, मूल्यांकन उसके बाद। आकलन का दायरा थोड़ा छोटा होता है, मूल्यांकन का बड़ा और व्यापक। सीधे शब्दों में कहें तो आकलन डेटा इकट्ठा करता है और मूल्यांकन उस डेटा को एक मतलब देता है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में मूल्यांकन के दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं। हम व्यवहार के उन 3 खास क्षेत्रों को देखेंगे जहां मूल्यांकन किया जाता है। इन्हें हम हेड, हार्ट और हैंड यानी सिर, दिल और हाथ के नाम से भी जानते हैं। पहला है ज्ञानात्मक क्षेत्र यानी हमारा हेड या सिर। इसमें दिमाग से जुड़ी चीजें आती हैं, जैसे ज्ञान, समझ, विश्लेषण करने की क्षमता। इसे जांचने के लिए हम आमतौर पर लिखित परीक्षा जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है भावात्मक क्षेत्र यानी हमारा हार्ट या दिल। इसमें एक स्टूडेंट की दिलचस्पी, उसकी भावनाएं और उसके मूल्य जैसी चीजें आती हैं। अब इन्हें मापने के लिए पेन पेपर टेस्ट काम नहीं आता। इसके लिए ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू जैसे तरीके अपनाने पड़ते हैं। और तीसरा है मनोगत्यात्मक क्षेत्र यानी हमारा हैंड या हाथ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये शारीरिक कौशल और एक्टिविटीज से जुड़ा है और इसे जांचने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिकल टेस्ट। और अंत में वो एक लाइन जो इस पूरी बातचीत का सार है और जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, आकलन मूल्यांकन का एक हिस्सा है। बस इसे याद रखिएगा, आकलन एक टूल है और मूल्यांकन उस टूल से मिली जानकारी पर आधारित अंतिम निर्णय है।
अरे वो दिन याद हैं जब एग्जाम का नाम सुनते ही पेट में तितलियां दौड़ने लगती थीं। हम सब उस दौर से गुजरे हैं, है ना? पर आज हम सिर्फ पास या फेल होने की बात नहीं करेंगे। आज हम उस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी शिक्षा की नींव है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो एग्जाम्स हैं, ये सिर्फ हमारी रटने की शक्ति को टेस्ट करते हैं या फिर ये हमें कुछ और भी सिखा रहे हैं? यही सवाल आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एग्जामिनेशन सिस्टम या परीक्षा प्रणाली आखिर है क्या चीज़। मतलब टेक्निकली ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे पता चलता है कि किसी स्टूडेंट ने कितनी पढ़ाई की है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है। एक तरह का नापने का पैमाना समझ लीजिए। अच्छा, इसको और आसान भाषा में समझते हैं। ये सिस्टम ना हमें बेसिकली दो चीज़ें बताता है। पहली कि एक स्टूडेंट ने कितना ज्ञान हासिल किया है, और दूसरी क्या वो ज्ञान उसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए काफ़ी है। सिंपल है ना? और बस यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक जाल है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम ही सब कुछ है, लेकिन सच तो ये है कि एग्ज़ाम इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का सिर्फ एक हिस्सा है। ये बस एक टूल है, पूरी टूल किट नहीं। तो अब जरा उस सिस्टम पर नजर डालते हैं जिसे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके साथ हम बड़े हुए हैं। क्या है इसकी खास बातें? देखिए, हमारा जो करंट सिस्टम है वो मोटे तौर पर इन 4 पिलर्स पर खड़ा है। एग्जाम्स साल के आखिर में होते हैं, मतलब क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल। स्कूल लेवल पर भी और बोर्ड लेवल पर भी रिटन और ओरल दोनों तरह से होते हैं, और आखिर में जो रिजल्ट आता है वो मार्क्स या ग्रेड्स में होता है। लेकिन इन सब में से एक चीज है जो कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम पर राज करती है। कोई अंदाजा है क्या हो सकती है वो? बिल्कुल सही, रिटन एग्जाम्स। आज की तारीख में हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम का जो भार है वो लगभग इन्हीं के कंधों पर है। यही वो तरीका है जो तय करता है कि किसने क्या सीखा। लेकिन इस बड़ी सी इमारत की नींव में ना कुछ बहुत गहरी दरारें भी हैं, और अब हम इन्हीं दरारों में झांकने वाले हैं। ये हैं इस सिस्टम की कुछ सबसे बड़ी परेशानियां। ये हमें रटने पर मजबूर करती है, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब खेलकूद, आर्ट्स, इन सबको नज़रअंदाज करती है। ग्रेडिंग में टीचर्स की पसंद नापसंद आ सकती है, नकल को बढ़ावा मिलता है, दिमागी टेंशन तो होती ही है, और फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर रह जाता है। और हाँ, यहाँ एक मज़ेदार मेमोरी ट्रिक भी है जो हमें सोर्स मटेरियल में मिली। इन सारी कमियों को याद रखने के लिए ये एक्रोनिम देखिए, र, स, आ, न, त, बा। र से रटना, स से समग्र विकास की उपेक्षा, आ से आत्मगतता। कमाल की ट्रिक है ना? अब देखिए, इन सब कमियों का असर सिर्फ स्टूडेंट की मार्कशीट तक नहीं रहता। ये तो एक लहर की तरह है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम में और समाज में भी फैलता है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देती है। स्टूडेंट्स पर क्या असर होता है? वो रटने में लग जाते हैं। टीचर्स वो रिजल्ट लाने पर फोकस करते हैं, क्रिएटिविटी साइड में रह जाती है। और पेरेंट्स और समाज, उनके लिए भी मार्क्स और सर्टिफिकेट ही सब कुछ बन जाते हैं, असली सीखने से ज्यादा। तो कुल मिला के बात यह है, जैसा कि ये कोट कहता है कि परीक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर हावी है। मतलब एग्जाम जो है वो सीखने की प्रोसेस का एक हेल्पर होने की जगह उसका बॉस बन बैठा है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें साफ साफ दिख रही है, पर अब सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें, इसका हल क्या है? चलिए कुछ सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। एक बहुत बड़ा और अच्छा ऑप्शन है CCE, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब ये क्या है? ये साल के आखिर में एक बड़ा सा एग्जाम लेने की जगह पूरे साल लगातार स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करता है, और इसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ऐसी दूसरी स्किल्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है ओपन बुक एग्जाम्स का। यहाँ मकसद ये नहीं है कि किसने कितना याद किया, बल्कि ये है कि कौन मिली हुई इन्फॉर्मेशन का सही इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये बात भी सही है कि इसके लिए सवाल बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ट्रिकी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सुधार की दिशा बिल्कुल साफ है। बाहरी एग्जाम्स कम हों, ऐसे सवाल हों जो सोचने पर मजबूर करें। स्कूल के अंदर के असेसमेंट को ज्यादा वैल्यू मिले, CCE को लागू किया जाए, नकल को रोकने के तरीके बने, और सबसे बड़ी बात, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस हो। तो अब हम अपनी इस बातचीत के आखिरी में पहुंच गए हैं, और यहां यह समझना जरूरी है कि आखिर हमारी शिक्षा में परीक्षा की सही जगह क्या होनी चाहिए।
देखिए, जब एग्जाम्स का सही तरीके से इस्तेमाल होता है ना, तो ये बहुत पावरफुल टूल बन सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए एक गोल सेट करते हैं, उन्हें मोटिवेशन देते हैं, टीचर्स को एक गाइडलाइन देते हैं कि उन्हें कहाँ और काम करना है, और समाज के लिए एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। और आखिर में बस यही एक बात सबसे जरूरी है जिसे हम सबको याद रखना है। परीक्षा एक साधन होनी चाहिए, अंत नहीं। मतलब एग्जाम मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है, वो खुद मंजिल नहीं है। जिस दिन हम सब इस छोटे से फर्क को दिल से समझ लेंगे ना, उसी दिन से हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक असली बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आज हम बात करेंगे सीखने के आकलन के बारे में और 3 ऐसे शब्दों को समझेंगे जो सुनने में बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। AOL, AFL और AAL। यकीन मानिए, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, बल्कि ये वो तरीके हैं जिनसे पता चलता है कि सीखना कैसे मापा जाता है, उसे बेहतर कैसे बनाया जाता है और उसे असल में अपनाया कैसे जाता है। तो देखिए, आज हम क्या क्या करने वाले हैं। हम इन तीनों आकलनों को एक एक करके समझेंगे, फिर उनकी तुलना करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात ये देखेंगे कि इस जानकारी को इम्तिहानों में कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब भी कोई टेस्ट या परीक्षा शब्द सुनता है तो दिमाग में क्या आता है? नंबर, ग्रेड, रिजल्ट, है ना? पर क्या हर टेस्ट का मकसद सिर्फ यही होता है? बस यही सवाल हमें हमारे पहले और सबसे जाने पहचाने आकलन की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी AOL। आप इसे सीखने की पूरी प्रक्रिया का एक तरह से अंतिम फैसला या फाइनल स्कोर कार्ड समझ सकते हैं। ये बस ये बताता है कि आखिर में सब कुछ खत्म होने के बाद कितना सीखा गया। तो इसकी किताबी परिभाषा ही भी यही कहती है कि ये सीखने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद होता है। इसका बस एक ही मकसद है, ये मापना कि एक तय समय में किसी स्टूडेंट ने कितना कुछ हासिल किया है। इसको और आसान शब्दों में समझते हैं। सोचिए, पूरा कोर्स खत्म हो गया, सारी पढ़ाई हो चुकी है। अब बस ये देखने का टाइम है कि स्टूडेंट को कितना याद रहा और कितना समझ आया। बस यही है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। गेम ओवर, अब स्कोर बताओ। और इसकी खासियतें क्या हैं? सबसे पहली, ये हमेशा सीखने के अंत में होता है। दूसरा, इसका पूरा फोकस परिणाम पर होता है। और तीसरा, इसी के आधार पर ग्रेड, मार्क्स या फिर अगली क्लास में प्रमोशन तय होता है। हमारी जो सालाना परीक्षाएं होती हैं या बोर्ड के एग्जाम होते हैं, वो सब इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। तो ये तो हुई नतीजों की बात, फाइनल स्कोर की। पर क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे सीखने के दौरान ही, मतलब प्रोसेस के बीच में ही सुधार किया जा सके? बिल्कुल है। और यहीं पर आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो एक कोच की तरह काम करता है। जरा इसकी परिभाषा पर गौर कीजिए। ये आकलन सिखाने से पहले और दौरान होता है। इसका मकसद ये जानना है कि स्टूडेंट अभी कहाँ खड़ा है, उसे पहले से क्या आता है और वो कहाँ अटक रहा है, ताकि पढ़ाने के तरीके को और बेहतर बनाया जा सके। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कोच बड़े मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी को लगातार फीडबैक देता है, ताकि फाइनल मुकाबले में उसका प्रदर्शन सुधर जाए। ये आकलन सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, उसका अंत नहीं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लगातार चलता रहता है। इसका लक्ष्य फैसला सुनाना नहीं, बल्कि सुधार करना है। क्लास में जो अचानक सवाल पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे क्विज होते हैं या होमवर्क मिलता है, ये सब असेसमेंट फॉर लर्निंग ही तो हैं। इनसे टीचर और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक मिलता है। और हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है, इसे तो गांठ बांध लीजिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग AFL को ही फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य कुछ नया रचना है, कुछ सुधारना है। अच्छा, तो हमने देख लिया कि टीचर कैसे आकलन करते हैं, पर क्या स्टूडेंट खुद भी अपने सीखने में कोई भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा खिलाड़ी, असेसमेंट एज लर्निंग। यहाँ पर हीरो कौन है? स्टूडेंट खुद। जब सीखने वाला खुद अपनी प्रोग्रेस को चेक करता है, अपनी गलतियों को पहचानता है और अपने सीखने की जिम्मेदारी लेता है, बस उसी को असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, सेल्फ असेसमेंट। ये बिल्कुल उस खिलाड़ी की तरह है जो अपने ही मैच की रिकॉर्डिंग बार बार देखता है, ताकि समझ सके कि कहाँ गलती हुई थी और अगली बार उसे कैसे ठीक करना है। यहाँ सीखने वाला खुद अपना आलोचक और अपना गाइड बन जाता है। इस आकलन की आत्मा है आत्मचिंतन,
यानी खुद के बारे में सोचना। ये स्टूडेंट्स में जिम्मेदारी और सेल्फ मोटिवेशन जगाता है। जब वो ये समझने लगते हैं कि वो सीखते कैसे हैं, तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाते हैं। स्वयं, चिंतन और जिम्मेदारी, ये इसके सबसे बड़े कीवर्ड्स हैं। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है, उन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं। इससे इनके बीच का जो अंतर है ना, वो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। सबसे पहले एक फटाफट तुलना। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी AFL रचनात्मक है, इसका काम है बनाना, सुधारना। वहीं असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी AOL संकलनात्मक है, इसका काम है अंत में एक फैसला सुनाना, एक जजमेंट देना। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए, ये सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। पहला पॉइंट है समय। AOL कब होता है? हमेशा अंत में। AFL कब होता है? सीखने से पहले और उसके दौरान। और AAL, ये तो लगातार चलता रहता है। अब आते हैं उद्देश्य पर। AOL का मकसद है परिणाम पाना, AFL का मकसद है सुधार करना और AAL का मकसद है आत्मविकास। फिर है स्वरूप। AOL होता है संकलनात्मक, मतलब समेटिव। AFL होता है रचनात्मक, मतलब फॉर्मेटिव। और AAL है स्व आकलन। और आखिर में इनका फोकस कहाँ होता है? AOL का फोकस सिर्फ स्कोर पर होता है, AFL का फोकस सीखने की प्रक्रिया पर होता है और AAL का फोकस खुद सीखने वाले पर होता है। चलिए, अब सबसे काम की बात करते हैं। इस सारी जानकारी को परीक्षा में कैसे इस्तेमाल किया जाए? आइए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिससे किसी भी सवाल में आकलन के प्रकार को चुटकियों में पहचाना जा सके। तो जब भी एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आए, तो ये 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए। पहला स्टेप, खुद से पूछिए कि ये आकलन कब हो रहा है। अगर ये किसी चैप्टर या कोर्स के अंत में हो रहा है, तो ये AOL है। अगर ये सीखने के दौरान हो रहा है, तो ये AFL है। दूसरा स्टेप, सवाल में दिए गए कीवर्ड्स को पकड़िए। क्या बात अंतिम परिणाम, ग्रेड या रैंकिंग की हो रही है? ये AOL का इशारा है। या फिर बात सुधार, फीडबैक या कमियों को पहचानने की हो रही है, तो ये AFL है। और अगर स्वयं, आत्मचिंतन या अपनी प्रगति जांचने जैसे शब्द दिखे, तो वो AAL है। और तीसरा और आखिरी स्टेप, आकलन के लक्ष्य को पहचानिए। क्या मकसद सिर्फ ग्रेड देना है, या सीखने में मदद करना है, या फिर सीखने वाले को आत्मनिर्भर बनाना है? बस इन सवालों के जवाब आपको सही ऑप्शन तक पहुंचा देंगे। और ये रही एग्जाम से ठीक पहले के लिए एक क्विक रिवीजन चीट शीट। AOL मतलब अंत और परिणाम, AFL मतलब सुधार और फीडबैक, AFL मतलब स्व आकलन। और ये भी याद रखिए कि AFL ही रचनात्मक या फॉर्मेटिव है और AOL ही संकलनात्मक या समेटिव है। तो आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसका मकसद सिर्फ नंबर देना नहीं था, बल्कि हर बच्चे के अंदर छिपे टैलेंट को बाहर लाना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CCE की, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों था। एक सवाल, जरा सोचिए, क्या साल के आखिर में मिलने वाला रिपोर्ट कार्ड सच में किसी बच्चे की पूरी काबिलियत बता सकता है? क्या कुछ नंबर ये तय कर सकते हैं कि वो जिंदगी में क्या करेगा? शायद नहीं। और बस यही सवाल था जिसने शिक्षा में एक बड़े बदलाव की नींव रखी। अब देखिए, किसी भी नई चीज को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पुरानी चीज में आखिर दिक्कत क्या थी। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि जो हमारा पारंपरिक परीक्षा वाला सिस्टम था, वो फेल क्यों हो रहा था और CCE की जरूरत क्यों पड़ी। पुराने सिस्टम में सारा का सारा जोर किस पर था? रटने पर और मार्क्स लाने पर। मतलब एक रेस चल रही थी, किसके नंबर ज्यादा आएंगे। अब सोचिए, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है या ड्राइंग कमाल की करता है, लेकिन मैथ्स में थोड़े कम नंबर आने पर उसे एवरेज का ठप्पा मिल जाता था। इस पूरी दौड़ में बच्चे का आत्मविश्वास, उसकी क्रिएटिविटी सब पीछे छूट रहा था। ये सिर्फ पढ़ाई की दौड़ थी, बच्चे के पूरे विकास की नहीं। और इसका नतीजा, जबरदस्त स्ट्रेस और प्रेशर। तो इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए एक नए नजरिए की जरूरत थी, और वो जवाब था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी CCE। ये सिर्फ कोई नया एग्जाम का तरीका नहीं था, बल्कि बच्चे को देखने और समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। CCE का पूरा फलसफा, उसकी पूरी सोच इस एक लाइन में छिपी है। मतलब बहुत सीधा साधा है। हमें बच्चे को सिर्फ इस आधार पर नहीं परखना है कि उसे फॉर्मूले कितने याद हैं, बल्कि हमें उसके पूरे व्यक्तित्व को देखना है। उसकी आदतें कैसी हैं, वो दूसरों से कैसे बात करता है, उसके अंदर कौन कौन से हुनर हैं। तो अगर इसकी एक प्रॉपर
किताबी परिभाषा देखें तो वो ये है, सीसीई मूल्यांकन का एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे साल चलता है और इसमें बच्चे की पढ़ाई लिखाई, जिसे हम स्कॉलेस्टिक या संज्ञानात्मक कहते हैं, और पढ़ाई के अलावा दूसरी स्किल्स, जिसे को स्कॉलेस्टिक या सह संज्ञानात्मक कहते हैं, दोनों को ही परखा जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखने का सबसे आसान तरीका है ये फॉर्मूला। सीसीई 2 शब्दों से मिलकर बना है, सतत यानी कंटिन्यूअस और व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव। चलिए एक एक करके इन दोनों शब्दों की गहराई में उतरते हैं। तो पहला पिलर है सतत। अब जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, दिमाग में आता है कि क्या हर दिन टेस्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कुछ और ही है और वो बहुत दिलचस्प है। सतत का मतलब है कि बच्चे का आकलन साल के अंत में होने वाले एक बड़े एग्जाम से नहीं होगा, बल्कि ये तो पढ़ाने के प्रोसेस का ही हिस्सा है। छोटी छोटी क्विज, क्लास में बच्चे को ऑब्जर्व करना, उससे बात करना, ये सब मूल्यांकन ही है। इसका असली मकसद बच्चे को डराना या जज करना नहीं है, बल्कि उसे लगातार फीडबैक देना है ताकि वो सीख सके कि और बेहतर कैसे होना है। ठीक है, तो ये तो हुई कब की बात, यानी मूल्यांकन लगातार होगा। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, व्यापक। ये जुड़ा है क्या से, मतलब मूल्यांकन में हम क्या क्या देखेंगे, उसका दायरा कितना बड़ा होगा। व्यापक का मतलब है कि हम बच्चे के 2 जरूरी पहलुओं को देख रहे हैं। पहला है स्कॉलास्टिक, यानी उसके एकेडमिक सब्जेक्ट्स, मैथ्स, साइंस, लैंग्वेज वगैरह, और दूसरा है को-स्कॉलास्टिक, जिसमें आती हैं उसकी लाइफ स्किल्स, खेल, आर्ट, म्यूजिक, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी वैल्यूज क्या है। तो एक तरह से स्कॉलास्टिक बताता है कि बच्चा क्या जानता है और को-स्कॉलास्टिक बताता है कि वो एक इंसान कैसा है। तो ये रहा हमारा दूसरा जरूरी फॉर्मूला। सीसीई का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये अकादमिक और व्यक्तिगत विकास दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, और यही चीज इसे सच में व्यापक या कॉम्प्रिहेंसिव बनाती है। अब थ्योरी में तो ये सब सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है ना? लेकिन जब सीसीई को असल में क्लासरूम में लागू किया गया तो नतीजे क्या रहे? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर एक नजर डालते हैं। इसके फायदे क्या हुए और इसमें चुनौतियां क्या क्या थीं? सीसीई को सफल बनाने में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी रोल टीचर का था। टीचर अब सिर्फ एग्जाम लेने वाला नहीं था, बल्कि एक गाइड था, एक मेंटर था। उसे लगातार बच्चों को ऑब्जर्व करना था, उनकी ताकत और कमजोरियों को पहचानना था और फिर उन्हें सुधारने में मदद करनी थी। साथ ही पेरेंट्स लिए भी लगातार जुड़े रहना था। देखिए, सीसीई के फायदे तो साफ थे। इसने रटने की आदत को कम किया, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। इसे लागू करने में बहुत बड़ी चुनौतियां भी आईं। जैसे टीचर्स के पास इतना समय नहीं होता था, उन पर रिकॉर्ड मेंटेन करने का बोझ बहुत ज्यादा था और कई बार सही ट्रेनिंग की भी कमी थी। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। पहली बात, सीसीई मतलब कंटिन्यूअस प्लस कॉम्प्रिहेंसिव। दूसरी, ये बच्चे के एकेडमिक और व्यक्तिगत दोनों पहलुओं को देखता है। तीसरी, इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी सर्वांगीण विकास। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इसमें टीचर का रोल सेंट्रल है। ये 4 पॉइंट एकदम याद रखने हैं। आज हम शिक्षा के 2 बहुत ही पावरफुल टूल्स पर बात करने वाले हैं, जो फोकस को सिर्फ नंबरों से हटाकर असल ग्रोथ पर लाते हैं। ये हैं सेल्फ असेसमेंट और ग्रेडिंग। चलिए सबसे पहले एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या किसी स्टूडेंट की पूरी लर्निंग को सिर्फ एक नंबर, एक टेस्ट स्कोर से मापा जा सकता है? क्या ये नंबर उसकी पूरी कहानी बताता है? तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि ये सेल्फ असेसमेंट आखिर है क्या, फिर इसकी पूरी प्रोसेस को समझेंगे। इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे अपने पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सेल्फ असेसमेंट। ये एक ऐसा तरीका है जो सीखने वालों को अपनी लर्निंग जर्नी को खुद समझने की ताकत देता है। तो देखिए, किताबी भाषा में कहें तो सेल्फ असेसमेंट एक प्रोसेस है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई स्टूडेंट खुद अपनी प्रोग्रेस, अपनी अचीवमेंट्स और हाँ, अपनी कमियों को भी देखता है और फिर उन्हें सुधारने के लिए कोशिश करता है। और अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझना हो तो जब कोई स्टूडेंट खुद से ये सवाल पूछता है कि यार मैं कहाँ गलत हूँ या मुझे क्या सुधारने की ज़रूरत है, बस वही सेल्फ असेसमेंट है।
और देखिए, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये प्रैक्टिस सीखने वालों में दो बहुत जरूरी चीजें डेवलप करती है, जिम्मेदारी और चिंतन, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिफ्लेक्शन। तो आखिर इसके मकसद क्या है? पहला तो ये कि इंसान अपनी कमियों को पहचाने, फिर खुद के बारे में सोचने की यानी आत्मचिंतन की आदत डाले। इससे सेल्फ मोटिवेशन भी आता है और सबसे बड़ी बात, अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद लेता है और तय करता है कि आगे सुधार कैसे करना है। और यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है, इन सारे मकसदों को याद रखने के लिए एक मेमोरी ट्रिक भी है, क, ची, प्रे, जी, सु। ये इन सभी उद्देश्यों के पहले अक्षर हैं। एग्जाम की तैयारी के लिए तो ये एकदम बढ़िया है। तो अब जब मकसद साफ हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस 5 लॉजिकल स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले अपने मार्क्स या डेटा को इकट्ठा करना, फिर उस डेटा को एनालाइज करना, मतलब उसे समझना। इसके बाद आता है अपनी कमियों को पहचानना, फिर आप फैसला लेते हैं कि क्या करना है और आखिर में सुधार करने की कोशिश करते हैं। ये एक पूरा साइकिल है। हाँ, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट अकेला नहीं होता। यहाँ टीचर का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। टीचर ही तो वो माहौल बनाते हैं जहाँ स्टूडेंट ईमानदारी से खुद को देख सके। और ये लाइन बिल्कुल सही कहती है। टीचर यहाँ सिर्फ नंबर देने वाला नहीं, बल्कि एक सूत्रधार, एक फैसिलिटेटर बन जाता है, मतलब जो प्रोसेस को आसान बनाए और गाइड करे। चलिए अब सेल्फ असेसमेंट से आगे बढ़ते हैं और उस सिस्टम को समझते हैं जिससे स्टूडेंट्स का मूल्यांकन किया जाता है, यानी ग्रेडिंग सिस्टम। इसकी परिभाषा तो बिल्कुल सीधी है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें स्टूडेंट्स को मार्क्स की जगह ग्रेड दिए जाते हैं। बस, मतलब किसी की रिपोर्ट कार्ड पर 100 में से 67 लिखने की बजाय सीधे बी ग्रेड लिख देना, यही ग्रेडिंग है। परफॉर्मेंस को दिखाने का तरीका बदल जाता है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्क्स और ग्रेडिंग में फर्क क्या है। देखिए, मार्क्स का फोकस सटीक स्कोर पर होता है, जबकि ग्रेडिंग ओवरऑल प्रोग्रेस पर ध्यान देती है। मार्क्स से अक्सर स्ट्रेस और बेकार का कंपटीशन बढ़ता है, वहीं ग्रेडिंग इसे कम करती है। मार्क्स का लक्ष्य रैंकिंग होता है, जबकि ग्रेडिंग सुधार पर जोर देती है। तो सवाल यह है कि ग्रेडिंग का इस्तेमाल क्यों करें? ताकि स्टूडेंट्स के बीच आपस में तुलना कम हो, उनका स्ट्रेस और घबराहट कम हो, फोकस नंबरों पर नहीं बल्कि सुधार पर रहे। और ये एक फेयर और ओवरऑल मूल्यांकन का तरीका भी है। साथ ही ये CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को भी सपोर्ट करता है। तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, सेल्फ असेसमेंट और ग्रेडिंग को एक साथ लाते हैं। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक पावरफुल टीम है। सोचिए, जब एक स्टूडेंट की खुद को समझने की काबिलियत और एक ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम जो प्रेशर कम करता है, ये दोनों मिल जाएं तो नतीजा वाकई कमाल का होता है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि सीखने वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दूसरा, फोकस सिर्फ स्कोर पर नहीं बल्कि असल लर्निंग पर चला जाता है। चलिए अब खत्म करने से पहले जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो ये 4 बातें याद रखनी है। पहली, सेल्फ असेसमेंट का मतलब है खुद का मूल्यांकन करना। दूसरी, सेल्फ असेसमेंट से जिम्मेदारी बढ़ती है। तीसरी, ग्रेडिंग मूल्यांकन का एक स्ट्रेस फ्री तरीका है। और चौथी, CCE में ग्रेडिंग अनिवार्य है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यकीन मानिए आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि ये है क्या और एग्जाम में इसे यूज कैसे करना है। तो सबसे बड़ा सवाल, इस पेडागॉजी एग्जाम में टॉप करने का सीक्रेट आखिर है क्या? देखिए, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन दमदार स्ट्रैटेजी में, और आज हम उसी को डिकोड करने वाले हैं। और हमारा तरीका ना एकदम सिंपल है। पहले हम कॉन्सेप्ट को जड़ से समझेंगे, ठीक है, और फिर उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एग्जाम में मार्क्स कैसे लाने हैं उसकी पक्की वाली स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। आखिर ये प्रोजेक्ट मेथड है क्या भला? इसकी नींव को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बस ये एक लाइन दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। प्रोजेक्ट मेथड का सीधा सा मतलब है करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग। सच कहूं तो ये आपके एग्जाम के लिए एक गोल्डन लाइन है, इसे भूलना नहीं है।
अच्छा, अब जरा इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, ये पढ़ाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस के आधार पर एक पर्पसफुल काम को, मतलब एक मकसद वाले काम को प्लानिंग के साथ पूरा करते हैं। आसान भाषा में कहें तो बच्चा सिर्फ लेक्चर नहीं सुनता, वो असल में खुद अपने हाथों से काम करता है। और हाँ, यहाँ से एक MCQ क्वेश्चन तो पक्का मानकर चलिए। प्रोजेक्ट मेथड के फादर थे WH किलपैट्रिक, और वो किससे इंस्पायर्ड थे? जॉन डीवी की फिलॉसफी प्रयोजनवाद से। ये दोनों नाम बहुत ज़रूरी हैं, याद रखने ही रखने हैं। किलपैट्रिक ने खुद क्या कहा था पता है? उन्होंने कहा प्रोजेक्ट एक पूरे दिल से की जाने वाली पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसे एक सोशल एनवायरनमेंट में किया जाता है। अगर आप ये डेफिनेशन अपने आंसर में लिखते हैं ना, तो वो और भी ज्यादा दमदार लगेगा। तो सवाल ये है कि ये मेथड काम कैसे करता है? इसके 5 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। तो ये रहे वो 5 स्टेप्स। सबसे पहले टीचर एक सिचुएशन बनाता है, फिर ऑब्जेक्टिव यानी मकसद तय किया जाता है। इसके बाद बनती है प्लानिंग। चौथा स्टेप है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, मतलब उस पर काम करना, जहां टीचर सिर्फ एक गाइड होता है। और सबसे आखिर में होता है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। अब इतने सारे स्टेप्स याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? तो इसके लिए एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक है। प, ओ, यो, क्री, मो। प से परिस्थिति, ओ से उद्देश्य, यो से योजना, क्री से क्रियान्वयन और मू से मूल्यांकन। ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम हॉल में बहुत काम आने वाली है। देखिए, हर मेथड की तरह ही प्रोजेक्ट मेथड के भी अपने फायदे और नुकसान है, और एक बैलेंस्ड आंसर लिखने के लिए दोनों को समझना बहुत जरूरी है। इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। जो भी सीखते हैं वो परमानेंट हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि इसमें टाइम बहुत लगता है और ये हर सब्जेक्ट के लिए फिट नहीं बैठता। तो इस पूरे प्रोसेस में टीचर का रोल क्या है? देखिए, यहाँ टीचर कोई बॉस नहीं है, वो एक गाइड है, एक कोलैबोरेटर है, एक सुपरवाइजर है और आखिर में एक इवैल्यूएटर है जो स्टूडेंट्स की मदद करता है